ओके, फिजिक्स के क्लास थर्मल फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ पढ़िए। और ये फॉर जेईई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और अपने ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको एनालिसिस के साथ आंसर दूंगा। ओके, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है पी वी प्लॉट्स, पी और वी के बीच में प्लॉट्स है, ग्राफ है फॉर द टू गैसेस, मतलब आइडियल गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब ही हो गया कि पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसके बारे में अगर निकालना चाहें तो लॉग ले लेते हैं। कांस्टेंट को मान लिया सी लिख दिए, लॉग सी। बेस क्या है? नेचुरल बेस है, माने बेस ई में। और इसका आ जाएगा लॉग ऑफ पी, फिर लॉग ऑफ पी टू द पावर गामा लॉग सी, फिर हो जाएगा लॉग ऑफ पी, ये गामा बाहर आ गया, लॉग भी लॉग सी। डिफरेंशिएट कर दिए। हम लोग को चाहिए यहाँ का स्लोप डीपी डीवी, इसको y समझिए, इसको x समझिए। तो जैसे dy बाई डी स्लोप निकालते हैं तो यहाँ निकलेगा डीपी डीवी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू v, v माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका क्या हो गया? डिफरेंशिएट करेंगे तो log p का हो गया 1 बाई पी, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, ये x हो गया y हो गया, तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तभी ना dp dv निकलेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v, तो log p का तो p हो गया, लेकिन यहाँ पर आएगा फिर p इज द फंक्शन ऑफ v, तो dp dv। फिर गामा आ गया और log v का आ गया 1 बाई v। और कांस्टेंट s, ये बेस e है, वो मतलब ये कांस्टेंट हमेशा मान के चलिए कि ये पॉजिटिव है, नहीं तो लॉग निकलेगा नहीं, तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर समझिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो सारा मिल करके ये सी कंफर्म है कि यहाँ का प्लस ही है। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं सोचना है कि ये x है, y है, पावर में समथिंग है, तो 3 ऑप्शन होगा प्लस माइनस जीरो, ये फिजिक्स है। तो यहाँ पर c हमेशा प्लस होगा, तो इसलिए c प्लस है। तो जब उसका लॉग निकालेंगे तो समझ लीजिए कि वो कुछ आया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का लॉग कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा कि dp बाई dv इंटू 1 बाई पी इज इक्वल टू, उधर चला गया तो ये आ गया गामा और 1 बाई v को ऐसा लिख देते हैं। अब क्रॉस कर देंगे तो निकल गया कि dp dv इज इक्वल टू, क्रॉस करने से विथ माइनस साइन आएगा, ये आ जाएगा गामा इंटू p बाई v विथ माइनस साइन। तो जो भी dp dv है कहाँ पर?
तो एक जनरल पॉइंट है ये वाला P, जिसका कि पॉइंट का नाम A दे दें, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो वॉल्यूम है, y कोऑर्डिनेट P है। तो इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू v, तो निकल गया dp dv। और ये इतना आंसर आया किसके लिए, तो ये आया dp dv स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर कहीं पर ऐसा रहता कि नहीं आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कुछ नहीं करना है, पी भी ये हो जाएगा, माने गामा नहीं रहेगा, इसको बोल सकते हैं पी भी एम, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, और एम की जगह गामा आने से एडियाबैटिक हो गया। और लिख देते हैं यहाँ पर ये है किसके लिए, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि अमाउंट ऑफ हीट डिफरेंशियल क्यू जीरो होता है, इंटीग्रेट करने से डेल्टा क्यू भी जीरो होगा। हमेशा एडियाबैटिक में डिफरेंशियल क्यू जीरो, इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा क्यू भी जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट है एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारा बदलता है, लेकिन डिफरेंशियल क्यू जीरो रहता है और डेल्टा क्यू भी जीरो रहता है। और उस समय जब यूज करेंगे जो कंसेप्ट होगा डिफरेंशियल क्यू बराबर डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डब्ल्यू, तो इसमें डिफरेंशियल क्यू को जीरो बैठा दीजिए और डिफरेंशियल यू रहने दीजिए, डिफरेंशियल डब्ल्यू हमेशा पी डी भी होता है। फिर इससे सॉल्व करके बहुत कुछ सोचा जा सकता है। और जब इसी को अगर मतलब एडियाबैटिक में इंटीग्रेट कर देंगे तब फिर उस समय ए वाला आंसर आ जाता है डेल्टा क्यू, ये हो जाता है डेल्टा यू और ये हो जाता है डेल्टा डब्ल्यू, जबकि ये ओरिजिनली लिखना चाहिए क्यू, ये डेल्टा के फॉर्म में चलेगा, ये डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है इसलिए डेल्टा नहीं लगाया जाता है। माने ये रॉन्ग है, ये सही है, लेकिन सबको यही लिखता है तो हम लोग यही लेके चले। और यहाँ जो डेल्टा यू है ये स्टेट फंक्शन है, ये फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और यू का आंसर हमेशा होता है NCVT। और टी को चाहेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा सोचिए, टी कांस्टेंट है, लेकिन वैसा नहीं है, ये टी है बस इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर उस समय का, नंबर ऑफ मोल है CV है। अब देखा जाए यहाँ पर कि जो आंसर्स आया, अगर इसी को आइसोथर्मल प्रोसेस में सोचते तो यहाँ पर जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में PVM कांस्टेंट होता है और M क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो यही M की जगह अगर गामा हो जाए तो एडियाबैटिक, और यही M की जगह में मतलब अगर लिख देते हैं यहाँ पर इफ M is equal to gamma, this implies polytropic converts into adiabatic। पॉलीट्रॉपिक है, पॉलीट्रॉपिक कन्वर्ट्स इनटू एडियाबैटिक। तो उसी तरह सोच सकते हैं कि अगर इफ M पॉलीट्रॉपिक का M जो है, जो फॉर्मूला PVM इसको 1 कर दें, इफ M इक्वल टू 1, पॉलीट्रॉपिक कन्वर्ट्स इनटू आइसोथर्मल। प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए जब आइसोथर्मल का भी इसी तरह निकाल के देखिएगा तो पी भी यहाँ 1 होगा, माने गामा 1 हो गया, तो सीधा ऐसे ऐसे निकाल के देखिएगा, यहाँ गामा हट जाएगा तो आ जाएगा, ये भी लिख देते हैं कि DPDV एडियाबैटिक की जगह आइसोथर्मल के लिए गामा नहीं आएगा तो बाई P होगा। तो यहाँ पर जब आइसोथर्मल का जरूरत पड़ेगा तब करिएगा, लेकिन जब एडियाबैटिक का अगर मानी जरूरत है तब इसे सोचेंगे गामा के साथ। अब फिर यहाँ DPDV, ये जो ग्राफ में दिया है दोनों ही गामा का है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि P और V, इस पॉइंट का P और V तो कॉमन है, दोनों ग्राफ के लिए सेम है, लेकिन ये गामा जो है देखना पड़ेगा कि वो गैस कैसा है, मोनोटोमिक
या डायटोमिक, तो उसके अनुसार इसका गामा से ग्राफ का थोड़ा नेचर को समझना पड़ेगा। तो उस ग्राफ के नेचर को समझने के लिए यहाँ पर समझिए कि एक ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा कि एक एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये देखिए ऐसा ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, और ये ग्राफ कैसा होगा तो देखिए इस तरह से, थोड़ा और नीचे दिखाते हैं अच्छे से, तब समझ में आएगा। मान लीजिए ये मैथ लगाना पड़ रहा थोड़ा, y बराबर 10x, y क्या है तो फंक्शन ऑफ x, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, y इज इक्वल टू 10x। इसका जब ग्राफ खींचेंगे, इसका पीरियोडिसिटी पाई होता है, तो यहां पर लिख देते हैं 90 का π/2, और यहाँ लिख देते हैं -π/2 का, और यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पाई का। फिर और इसके आगे आएगा, तो पहले यहाँ पर देखिए ग्राफ, पूरा डेप्थ में नहीं बता रहे, जितना जरूरत है उतना बता दे रहे। तो टेनिस का जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ऐसे आएगा, ये इसका एसिम्प्टोट्स होगा। फिर ये वाला ग्राफ जो है ये ऐसे करके ऐसे आएगा, और इसका पीरियोडिसिटी पाई है, तो यहाँ पर आके जंप कर जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 3π/2, फिर यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो फिर इस पॉइंट पर ग्राफ इस तरह से आएगा, और ये वाला ग्राफ ऐसा दिखेगा। मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, और ये सब लाइन एसिम्प्टोट्स है। शॉर्ट में बता रहे हैं, डिटेल बताएंगे ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर सीधा समझिए, हमको जो जरूरत था कि जो y बराबर fx बराबर 10x, तो x का आंसर यहाँ पर तो मेरा एंगल का काम कर रहा है, और यही एंगल ही हमारा, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, y को मतलब समझ लीजिए एक तरह से tan साई आया, और x जो है कोऑर्डिनेट ये एंगल को शो कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y को y और tan x को tan साई। अब साई का देखा जाए कि यहाँ पर तो निगेटिव आंसर आ रहा है, तो निगेटिव में मोनोटोमिक में देखना है, डायटोमिक में देखना है। तो यहाँ पर समझिए कि 90 और 0 के बीच में tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है, tan 0 में 0, फिर tan 30 में थोड़ा बढ़ेगा, tan 60 में √3 होता है, उसी तरह tan 45 में 1 था। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते tan 90 में प्लस इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं और माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो माइनस इन्फिनिटी, 90 से थोड़ा कम होगा तो प्लस इन्फिनिटी, इसलिए दोनों आंसर बोलिए 90 में, खाली इन्फिनिटी बोलना रॉन्ग है। और जैसे ही 90 से ज़्यादा होगा तो उस समय निगेटिव आ जाएगा। तब देखिए कि 90 से ज़्यादा हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है तो उसके क्या नेचर्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 से एंगल बढ़ रहा है, मान लीजिए एक एंगल को मैं ऐसे लिख दिया जो शो कर रहा है, सपोज कीजिए 120 एंगल, और ये सपोज कीजिए कि मतलब 150 एंगल, समझाने में आसान होगा। ये समझ लीजिए 120 डिग्री के लिए समझा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि एंगल आ रहा है 150 के लिए। तो आप निकाल के देखिए tan थीटा, तो tan थीटा जब निकालेंगे tan 120 रेडियन को डिग्री में कर दिए, तो tan 120 का होता है माइनस tan 60, ये हो गया -√3, और tan अगर 150 निकालेंगे तो हो गया माइनस tan 30। अब tan 30 क्या होता है तो -1/√3 ऐसा। अब देख सकते हैं दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप इसको लॉजिकली निकाल लीजिए कि जैसे कहीं भी अगर मान लीजिए 135 में अगर सोचते तो और आसान होता, क्योंकि इसमें फिर तुमको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, ताकि लॉजिकली समझ में आए, तो यहाँ पर हो गया कि tan अगर 135 है तो -1 आएगा, और tan अगर 120 है
120 है, तो tan 60 का माइनस √3, थोड़ा ऐसे बोलने में आसान लग रहा है इसीलिए मैं इसको चेंज कर दिया, √3 और -1। तो देखिए एंगल कम है तो इसका जो स्लोप आ रहा है, माने एंगल क्या है, जैसे कि इसको अगर ग्राफ में हम ये दो जो ग्राफ दिया हुआ है इसका स्लोप बनाने का कोशिश करें तो स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राफ को मैं सेपरेट भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये ग्राफ में एक ऐसे जा रहा है, पहला ग्राफ, पहला का देखिए, तो पहला का ग्राफ का जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट देखिए कैसा होगा, टेंजेंट ऐसा रहेगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऐसा आएगा टेंजेंट, ये वाला एंगल शो करेगा साइन, ठीक है, इसका tan साइन। और जो दूसरा ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, तो दूसरा ग्राफ भी यहीं पर डायग्राम में बनाते हैं, तो दूसरा ग्राफ को इसी पॉइंट पर एक थोड़ा नीचे कर दें, मान लीजिए इस टाइप से दिखा देते हैं कि ये आंसर ऐसा जा रहा है। तो अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा होगा, तो समझिए कि ये पहला ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ किए, जब दूसरा ग्राफ का होगा तो इसी पॉइंट पर अगर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये पहला ग्राफ का है, ये दूसरा ग्राफ का है। तो देख सकते हैं कि जो पहला ग्राफ का है उसका स्लोप ये एंगल दिख रहा है, और इसको साई1 लिख देते हैं मान लीजिए, और ए वाला जो दूसरा ग्राफ आया वो क्या शो कर रहा है, तो थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब ये एंगल जो है ड्रॉप कर गया, देखने से लग रहा है कि ऐसे एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, और थोड़ा सा अगर ये जैसे यहाँ पर था पहला वाला ग्राफ में तो ऐसे टेंजेंट दिख रहा था, फिर जब थोड़ा नीचे लाए तो स्लोप ऐसे टर्न हो गया यहाँ पर, तो ए वाला जो एंगल है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एंगल कम हो रहा है, जब एंगल कम हो रहा है माने सपोज कीजिए साई1 को लिख देते हैं 135, है ना, इसको 135, इसको मान लीजिए 135 दिखा दें पहला एंगल को, और मान लीजिए उसके बाद वाला को दिखा दें कि 150 है, या 120 दिखा देते हैं, आसान हो गया, देखिए ये 120 का है ग्राफ और ये वाला है 135 का। तो जब एंगल बढ़ गया, यहाँ पर तो एंगल बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, तो उल्टा ही लिख दिए हम, पहले एंगल ज़्यादा है 135, और फिर ये एंगल है 120। तो आपको देख सकते हैं एंगल में ये है साई2, तो एंगल में दिख रहा है कि पहला वाला जो ग्राफ का था साई1 और दूसरा है साई2, तो साई1 का आंसर तो 135 है, ये छोटा है, और साई2 जो है 120 है, ऐसा है, क्योंकि ये वाला शो कर रहा है 135 और ये वाला एंगल शो कर रहा है 120 साई2, तो एंगल जो है 135, तो ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल ज़्यादा 135, ये कम है मैथमेटिक्स से, क्योंकि सबको जानते हो कि 135 इज ग्रेटर देन 120, तो 135 किसका एंगल बनाया, ज़्यादा एंगल साई1 का, और इसका एंगल कम बनाया। अब इसका tan लगा दें, tan 135 और यहाँ tan 120, तो क्या दिख रहा है कि 135 का आंसर तो आ रहा है -1 और इसका आ रहा है -√3, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो इसलिए ऐसा आएगा। कहने का मतलब कि जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्लोप भी ज़्यादा हो गया, यही लॉजिक है समझना था, ठीक है। तो इसीलिए पहला वाला जो ग्राफ में खींचेंगे तो उसका एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, दूसरा वाला का भी ऑब्ट्यूस है, लेकिन पहला वाला ग्राफ में एंगल अगर समझिए 135 है तो बाद वाले में जो आ गया 120 एंगल हो गया, तो इसको समझिए कि 135 एंगल समझा रहे हैं कि ये वाला एंगल में ज़्यादा दिखा दे रहा है 135, समझाने में आसान होगा, और दूसरा वाला में एंगल घट गया, तो जब एंगल देखिए यहाँ से यहाँ घट रहा है तो पहले 135 बड़ा है, फिर ये छोटा है, माने ऑर्डर में फाई1 बड़ा है फाई2 छोटा है, माने ए वाला एंगल बड़ा दिख रहा है, एंगल छोटा दिख रहा है, और उसका tan में भी यही वाला बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटा दिख रहा है। तो जिसका ये आंसर ज़्यादा होगा, जैसे ज़्यादा देखिए किसका है
तो ज़्यादा मतलब आ गया कि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू -1 दे रहे हैं, -3 देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर गामा आंसर हमको निकालना पड़ेगा। तो गामा किसका किसका होता है, जैसे यहाँ पर 2 गैस है, मोनोटोमिक और डायटोमिक। तो गामा लिखेंगे कि जो मोनो होता है, मोनो का गामा होता है 5/3 माने 1.67, और जो डायटोमिक होता है गामा डायटोमिक का 1.40। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए कि 1.67 से 1.4 हो गया, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 1.67 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा dP/dV, जो यहाँ लिख दे रहे हैं dP/dV। अगर निकालेंगे मतलब इसके लिए मोनोटोमिक के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं मोनो, तो उस समय आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा 1.67 P/V। और जब डायटोमिक आएगा तो dP/dV डायटोमिक का -1.4 आया। मैथमेटिक्स से आप जान रहे हैं कि ये वाला जो आंसर्स होगा, क्योंकि ये तो देखने से न्यूमेरिकल वैल्यू में लग रहा है ये वाला ज़्यादा है, पी भी तो दोनों का सेम है, लेकिन ये 1.67 ज़्यादा है, ये कम है। लेकिन मैथमेटिक्स लगने से साइन लग गया, तो ए वाला जो आंसर्स है छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो डायटोमिक का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, तो डायटोमिक का स्लोप ज़्यादा होगा, तो डायटोमिक का स्लोप ज़्यादा का मतलब हो गया एंगल भी ज़्यादा, तो इसीलिए ये डायटोमिक का ये वाला आंसर्स हो गया डायटोमिक का। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो निकाले हैं ये दोनों में किसका ज़्यादा है, तो इस स्टेप्स को किसी जगह लिख देते हैं। मान लीजिए कि इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो स्लोप निकाले हैं, स्लोप dP/dV क्या है, स्लोप है, तो लिख देते हैं स्लोप। स्लोप किसका, मोनो का। तो मोनो का जो स्लोप है ये कम है और इसका ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा किसका हो गया, तो बोल सकते हैं कि इसका ज़्यादा है, डाई का ज़्यादा है, तो स्लोप डाई का ज़्यादा है। हाँ, स्लोप जो है इसका मोनो का कम है, मोनो का कम है। तो यहाँ से देख लीजिए कि जब इसका स्लोप ज़्यादा था तो वैल्यू भी ज़्यादा था, दोनों सेम ऑर्डर में जा रहा है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने जब सॉल्व करके निकाला तो dP/dV किसका ज़्यादा निकला, मोनो का ज़्यादा निकला। तो मोनो का ज़्यादा निकला तो दोनों में एंगल किसका ज़्यादा है देख लीजिए, तो इसका ज़्यादा है, तो ये हो गया 1 नंबर है, तो ये मोनो को शो कर दे रहा है क्योंकि एंगल ज़्यादा है, और ए वाला का कम होगा क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है ना कि 1.35 एंगल ज़्यादा, तो एंगल ज़्यादा तो उसका स्लोप भी ज़्यादा। तो ये दोनों में तो ये इसी का एंगल ज़्यादा था पहला वाला का, तो इसका एंगल ज़्यादा तो इसका स्लोप भी ज़्यादा। तो जब इसका स्लोप ज़्यादा हो गया तो स्लोप ज़्यादा किसको शो कर रहा है, डायटोमिक, तो ए वाला हो जाएगा डायटोमिक का। ये वाला जो ग्राफ है डायटोमिक का है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये डायटोमिक लिख देते हैं इसको, ये डायटोमिक हो जाएगा। ऐसे भी ठीक समझ में आ रहा है कि जो भी है यहाँ पर इतना निकालने के बाद मैंने पहला काम ये पूरा करना है, इसके बाद पी भी दोनों का सेम है, फिर गामा निकालना पड़ेगा। और गामा कैसे निकलेगा, डिग्री फ्रीडम से। मोनोटोमिक का कितना होता है, तो डिग्री फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिक का कितना होता है 7 होता है। फिर गामा का एक फार्मूला होता है कि गामा बराबर होता है डिग्री फ्रीडम प्लस 2/2। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि मोनोटोमिक का डिग्री फ्रीडम 3 हो गया तो ये 5/3 आ जाएगा, और डायटोमिक का यहाँ आ जाएगा, समझ लीजिए कि मोनोटोमिक का 3, तो 3 + 2 5/3 आ गया मोनोटोमिक के। और डायटोमिक में कितना होगा, ये होता है 5, तो 5 + 2 7/5 तो 1.4। तो इस तरह से वो गामा निकल गया, और ये स्लोप निकालना पड़ेगा। अब फिर इसमें देखना पड़ेगा कि इसका एंगल ज़्यादा है, तो पहला वाला का एंगल ज़्यादा है और इसका एंगल कम है, प्रैक्टिकली भी मैंने लिख दिया है। और जिसका एंगल ज़्यादा
उसका स्लोप भी ज़्यादा, तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा और इसका स्लोप कम होगा। तो जब इसका स्लोप ज़्यादा हो गया तो ये किसका है, 135 प्लस स्लोप ज़्यादा, तो स्लोप ज़्यादा हो गया, समझ लीजिए कि यहाँ से ज़्यादा है डायटोमिक का, इसलिए ये वाला डायटोमिक हो गया। एक नंबर डायटोमिक और 2 नंबर में आ गया मोनोटोमिक। तो डायग्राम में देखिए कौन है डायटोमिक मोनोटोमिक, तो देखिए 1 नंबर रिस्पेक्ट दिया, बी जो है पहले डायटोमिक है तब मोनोटोमिक है, तो इसका आ गया बी आंसर होगा। तो आंसर हो गया बी, इसको लिख दीजिए आंसर बी हो गया, आंसर बी, आंसर में फाइनल आ गया बी। तो थोड़ा माथापच्ची है, कोशिश कीजिए समझने का, थोड़ा एनालाइज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और अगर शॉर्ट में बनाना है तो सीधा याद रखिए कि जैसे जैसे यहाँ जो बताए थे इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में था कि पी वी एम अगर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे ये एम का वैल्यू अगर सोचिए कि बढ़ाते जाते हैं तो उस समय वो सीधा समझिए कि ग्राफ ये जो आएगा नीचे आते जाएगा, ये मतलब वॉल्यूम के क्लोज में आएगा। इसका मतलब 1.67 तो यहाँ होना चाहिए और जो मतलब 1.4 इसका होना चाहिए और इसका होना चाहिए 1.67, क्योंकि मोनोटोमी का 1.67 हो गया और डायटोमी का 1.4 हो गया। और अगर कोई और रहता जैसे कि पॉलीएटोमिक 6 डिग्री फ्रीडम, तो ठीक इसके ऊपर में एक तो और आता 1.33 वाला है। तो यहाँ पर तो ज़्यादातर आईटी के सिलेबस में मोनोटोमिक डायटोमिक ही रहेगा। और सबको जानते हो हीलियम, नियन, आर्गन, कैप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सब मोनोटोमिक होता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब डायटोमिक होता है। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब ये एम का वैल्यू हो जाए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक होने से ये दीवार के नज़दीक में होता है। तो इसीलिए जब वो पॉलीट्रॉपिक को हम बताए थे कि 2 से ज़्यादा था 1.67 से, तो जब ज़्यादा है तो यहाँ दिख रहा है, तो 1.67 यहाँ आ गया, और थोड़ा आगे आएगा तो 1.4 आएगा, और इसके पहले आएगा तो 1.33 आएगा, और उसके पहले आएगा तब आइसोथर्मल आएगा, और उसके पहले आएगा तो प्रेशर कांस्टेंट आएगा, और इसके नीचे में आएगा तो एक तरह से ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो पहले वाले वीडियो से भी इसको कीजिएगा तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए बता दिया कि ये वाला चीज़ के लिए हमको जरूरत था कि जब कभी भी डीपी बाई डीबी निकालते हैं, एडियाबैटिक आइसोथर्मल में क्या होता है वो कॉन्सेप्ट जोड़े हैं, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है वो भी समझा है, फिर tan थीटा का ग्राफ से भी ये समझाने का कोशिश किए हैं। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो सीधा याद रखिएगा कि ये जो दीवार है पॉलीट्रॉपिक वाले को बोले थे दीवार के नज़दीक होता है, और यहाँ पर दोनों ही पॉलीट्रॉपिक है, तो जिसका वैल्यू गामा का ज़्यादा होगा वो इसके क्लोज में होगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ आ गया और वहाँ आ गया। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सी यू अगेन, बाय।